अभी केपीएमजी में एक प्लेसमेंट हुआ है, उससे यही पूछा गया था कि अगर अकाउंटिंग इनकम और टैक्स की इनकम में डिफरेंसेस हैं, टैक्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इंटरव्यू में आपको प्रोफाइल होती है, या तो कंपनीज की प्रोफाइल के लिए आप जाएंगे जिसमें फॉर्म 1120, या आप हो सकता है 1065 पार्टनरशिप या इंडिविजुअल। अगर आपने वो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर लिया और एक या प्रिपरेशन कर रहे, इवन विदाउट पासिंग इनरोल्ड एजेंट, मैं साफ बोल रहा हूं विदाउट पासिंग इनरोल्ड एजेंट, आपका प्लेसमेंट 6 to 8 लाख हो सकता है एक सिंपल बीकॉम से। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनरोल्ड एजेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों का जब प्लेसमेंट हम करवाते हैं तो जनरली हमको पर्सनली गाइड करते हैं पहले, और उनके साथ एक जूम सेशन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एचआर राउंड में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आप में एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल भी डेवलप हो सके, जिससे आपका पैकेज कम ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अगर एक पर्सन है उसको सही नॉलेज नहीं है तो वो कंपनी तो चाहेगी कि उससे नेगोशिएट करके उसका पैकेज कम कर दे। तो एक सक्सेसफुल इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, इनरोल्ड एजेंट का रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो, इससे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो इसको पार्ट्स में बनाएंगे, इसे 3-4 पार्ट्स आएंगे। तो आज पहले डे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इंटरव्यू में आपको प्रोफाइल होती है, या तो कंपनीज की प्रोफाइल के लिए आप जाएंगे जिसमें फॉर्म 1120, या आप हो सकता है 1065 पार्टनरशिप या इंडिविजुअल। अगर आपका प्लेसमेंट 1120 एंड 1065 में होता है तो ये काफी टेक्निकल राउंड हो सकते हैं, क्योंकि कंपनीज में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनीज के टाइप्स जैसे एस कॉर्पोरेशन है, सी कॉर्पोरेशन है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे अगर 1120 और पार्टनरशिप में काफी टेक्निकल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि किस प्रोफाइल में आपकी हायरिंग हो रही है, 1040, 1065 और 1120। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको उस कंपनी के पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। क्या वो एक आउटसोर्सिंग फर्म है, क्या उसका सेटअप इंडिया में है, अब्रॉड में है, क्या वो एक स्टार्टअप तो नहीं है। तो एक कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी। अब आप मुझे बताइए कि आपको कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखिए, उसके मैनेजर, उसके डायरेक्टर, उसके सीईओ या उसके एक्स एम्प्लॉइज। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि बिना रिसर्च के अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, नो द कंपनीज इंडस्ट्री। क्या वो यूएस बेस्ड कंपनी है या इंडियन कंपनी है जो आउटसोर्सिंग का टास्क टेक केयर कर रही है, बिग फोर है। तो एक कंपनी के बारे में नॉलेज सबसे पहले। उसके बाद अगर कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज हो गया, लाइक क्विक बुक, जीरो जो कि इंटरनेशनली चलते हैं, या अगर आपने टैक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रखी है जैसे ड्रैक सॉफ्टवेयर है, प्रो सिस्टम है, हम लोग आपको टर्बो टैक्स के बारे में भी बताते हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को डेफिनेटली अटेंड कीजिए। क्योंकि देखिए, सॉफ्टवेयर के फीचर मोर और लेस सेम ही होते हैं। सॉफ्टवेयर का जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न तो एक तरीके से ही फाइल होगा ना। 1120 के लिए जो कंप्लायंसेस के हैं उसी तरीके से होगा। तो एक सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही ऑब्टेन कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आप हमारी 15 दिन के वीडियोस तो डेफिनेटली देख लीजिए। तो इंडस्ट्री का नॉलेज, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग आपको ले लेना चाहिए। मतलब वाइल प्रिपरेशन ऑफ ईए, ये सारी चीजें आपको करना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल टैक्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। ठीक है सर, लिंक्डइन प्रोफाइल और खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से डिजाइन होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि वाइल परसुइंग एटलीस्ट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ये तो लिख दो कि आप ये परसुइंग हैं, या पार्ट 1 आपने क्लियर कर लिया या पार्ट 2 क्लियर कर लिया, और अपनी इंडस्ट्री के जो ऑलरेडी ये हैं या यूएस टैक्सेशन में काम करें उनको फॉलो कीजिए। तो एक ये भी बहुत अच्छी स्टेप हो सकती। उसके बाद आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, बिहेवियरल एनालिसिस। आपसे इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि आपने, अगर आप एक्सपीरियंस है तो क्या आपने कोई डेडलाइन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। जैसे देखिए, आप एस्टिमेटेड टैक्स की भी डेडलाइंस होती हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करने की डेडलाइंस होती हैं, एक्सटेंशन फाइल करने की डेडलाइंस होती हैं। तो आपको डेडलाइंस को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या क्या कंप्लायंसेस हो सकते हैं। अब जैसे एस कॉर्पोरेशन का एक बेसिक सा रूल है कि एस कॉर्पोरेशन का कंप्लायंसेस अगर आपने कमिंग मंथ के 2.5 मंथ के अंदर ही करिए तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही आपको एस कॉर्पोरेशन का स्टेटस मिल जाता है। तो आपको कंप्लायंसेस की डेडलाइन, उसकी एक्यूरेसी के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके सामने आपने कोई प्रैक्टिकल लाइफ में, देखिए मैं जनरली बच्चों को यह भी कहता हूं कि आप थोड़ा फ्रीलांसिंग वर्क भी स्टार्ट कीजिए व्हाइल परसुइंग योर ईए। इससे क्या होगा कि आपको ये एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। आप आपके रिज्यूमे में मेंशन कर पाएंगे कि आपने 3-4 या 10 क्लाइंट्स को सर्व किया है एज ए फ्रीलांसर। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम। देखिए टैक्स सीजन, बहुत आपको टैक्स सीजन के बारे में भी पहले पता होना चाहिए। हायरिंग जो हो जाती है ना, वो ऑलमोस्ट जनवरी के ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है वो 15 अप्रैल तक होती है। तो जनवरी के मंथ में बहुत ज्यादा हायरिंग होती है। तो इस मंथ में आप डेफिनेटली प्लान कीजिए, आपकी हायरिंग के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है यूएस टैक्सेशन प्रोफाइल की। वैसे हायरिंग तो साल भर होती है, लेकिन यहां पर काफी बल्क में काम जब इंडिया में आउटसोर्स होकर आता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और आपको टैक्स सीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्वार्टरली कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए, मंथली कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके बाद आगे मैं आपसे बात करूं, आपके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, देखिए जनरली बिग फोर में जब प्लेसमेंट होता है ना, या किसी अच्छी टॉप नॉच की कंपनी में अगर आपका प्लेसमेंट होगा ना, तो वो आपके बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर वो आपसे पूछें कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो आपका एक आंसर ये जरूर होना चाहिए कि हम आपको सॉल्यूशंस देंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग यू एक्सक्यूजेस, बट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए रेदर देन प्रॉब्लम क्रिएटिंग। आप देखिए बहुत सारे लोग जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक फ्रेशर के रूप में जॉब करने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक्स चीजें लाइक शेड्यूल के बारे में, जैसे अगर आप 1040 का रिटर्न के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आइटमाइज कौन कौन सी होती है, शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल सी। तो रिटर्न के सारे शेड्यूल्स को एक बार देख लीजिए, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को समझ लीजिए, जैसे मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, मतलब दे विल आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चन। और सम टाइम अगर आप 1065 और 1120 में जा रहे हैं तो एक रिकंसिलेशन से रिलेटेड डेफर्ड टैक्स, मतलब बुक इनकम और टैक्सेशन इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है मेरे बहुत सारे बच्चों से जब बात करी तो उन्होंने ये बताया कि सर हमसे ये पूछा गया था, अभी केपीएमजी में एक प्लेसमेंट हुआ है, उससे यही पूछा गया था कि अगर अकाउंटिंग इनकम और टैक्स की इनकम में डिफरेंसेस हैं, टैक्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन है, जैसे अमेरिका में म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, तो वो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड होती है बट टैक्सेशन की बुक्स में तो रिकंसिलेशन का शेड्यूल होता है, शेड्यूल M1, शेड्यूल M2। तो आपको बेसिक ऑफ यूएस टैक्सेशन, सर ये बेसिक्स ऑफ यूएस टैक्सेशन हम जनरली हम आपको लाइव क्लास में सिखाते हैं। हमारे अगर आप शुरू के 10 लेक्चर भी देख लेंगे ना तो आपके इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का इंटीग्रिटी में, किसी का ग्रैंड थॉर्टन में, किसी का केपीएमजी में, बिग फोर में प्लेसमेंट हमारे बेसिक फंडामेंटल देखकर ही हो गया है, क्योंकि बेसिक्स में हम वो क्रक्स को कवर करते हैं। जैसे एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट से, ये बेसिस क्या होता है, तो उसने बोला सर एडजस्टेड बेसिस, बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बेसिस आता है, और बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ कैपिटल गेन। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, बहुत डेप्थ में नॉलेज में नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू में आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बेसिक्स के ऊपर, जैसे आइटमाइज वर्सेस एडजस्टमेंट में डिफरेंस क्या हो सकता है, शेड्यूल ई और शेड्यूल सी में क्या डिफरेंस है, शेड्यूल ए में क्या डिफरेंस है, एस्टिमेटेड टैक्स की क्या डेट्स होती हैं, एस कॉर्पोरेशन
और सी कॉर्पोरेशन किस तरीके से डिफरेंस है, एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे बेसिक्स इसके लिए 15 से 20 घंटे की आप हमारी क्लासेस को देख लीजिए, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा ही। और एक नेगोशिएशन स्किल आप में होनी ही चाहिए। देखिए जनरली क्या है, वो चाहेंगे कि आपके पैकेज को कम करना, लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि बोलना है कि जो इंडस्ट्री प्रेवलिंग रेट है मैं उसी पे काम करना चाहूंगा। देखिए नेगोशिएशन स्किल आपकी होनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत पोलाइट सोफिस्टिकेटेड वे में बात करनी है। आपको कभी भी ऐसा एरोगेंसी या आप में कोई ऐसी बात नेगेटिव एस्पेक्ट आपका वो नोट ना कर लें जिससे आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ना मिले। और अगर कई बार आप पैनिक हो जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं पता है, तो आपको बिल्कुल काम कूल कंपोज होकर बोल देना चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं है, या आप एक गेस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन इलॉजिकल आंसर आपको देने की कोशिश नहीं करना चाहिए जिसका आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या जिसमें आप एक थोड़ा बहुत भी गेस वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो मैं आपको जनरली ये पहले राउंड में तो यही कहूंगा कि आप टैक्स सीजन आ रहा है, चल रहा है, इसमें आप अप्लाई कीजिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज कीजिए, कंपनीज के जो ऑलरेडी ये हैं या जो यूएस टैक्सेशन फॉर्म है उनके सीईओ, सीएफओ या डायरेक्टर या मैनेजर लेवल के जो भी पर्सन है उनको आप फॉलो कीजिए, उनके पोस्ट को लाइक कीजिए, अपने रिज्यूमो में स्किल सेट में कोशिश कीजिए जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं यूएस के, फ्रीलैंसिंग के वर्क को आप डेफिनेटली ऐड ऑन कीजिए। और बिग 4 के द्वारा कुछ सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, उसको भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर लिया और ये की आप प्रिपरेशन कर रहे, इवन विदाउट पासिंग इनरोल्ड एजेंट, मैं साफ बोल रहा हूं, विदाउट पासिंग इनरोल्ड एजेंट आपका प्लेसमेंट 6 to 8 लाख हो सकता है। एक सिंपल बीकॉम से एक ए परसुइंग को हमेशा ओवर प्रेफरेंस दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि आप उस एजुकेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर अभी मैं ईए नहीं बनाऊं तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। 100% हमने बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट बिना ईए करे ही करवाया है, और आज भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर करते हैं। ये एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। तो ये पहला राउंड था। अगले राउंड में, अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 1065 का अलग वीडियो होगा, 1120 का अलग होगा और 1040 का अलग वीडियो। तो 3 वीडियोस में आने वाले समय में आपको शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।